हमने ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जब हमने बात करी तो करंट जो था I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव कुछ भी हो सकता है। ऐसा कब आता है? हमने सोर्स जो था वो वोल्टेज का वो था V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम इसका यूज़ करते हैं तो करंट हमें इस तरह की कुछ इक्वेशन मिल रही है। आपने कल देखा था रेजिस्टेंस में I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही था। और आपकी जो फिर कैपेसिटर में हमने देखा था, सॉरी कैपेसिटर नहीं, इंडक्टर इंडक्टर के बारे में बात चल रही है। इंडक्टर हमने यूज़ किया था दूसरा केस, सिर्फ और सिर्फ जब इंडक्टर कॉइल AC मेन से लगी हुई है, यहाँ पर वोल्टेज भी है तो यहाँ पहुँच जाता है वो वोल्टेज। इसके पास इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस L है, करंट I है। तो फिर हमारी करंट कितनी आई थी? कुछ बातें रह गई थी। आई थिंक आपका वोल्टेज था V इक्वल्स टू वी नॉट सोर्स वोल्टेज साइन ओमेगा टी, एंड जो करंट आई थी दैट वाज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि करंट लैग कर रही है पाई बाई टू से। ऐसी बात हमारे सामने आई थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो आई नॉट हमने देखा था, आई नॉट यहाँ पर मैक्सिमम करंट होती है, पीक करंट होती है, दैट वाज वी नॉट अपॉन, यहाँ पर था ओमेगा एल। इस ओमेगा एल को एक नया नाम दिया गया था एक्स एल, और मैंने बताया था रिएक्टेंस, है ना। इसको क्या नाम था? एक्सएल। एक्सएल वाज रिएक्टेंस। कौन सा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कल हमारी ये बात हुई थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये होता है आपका ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू एफ 2 पाई एफ भी होती है। तो ये हमारा इस तरह से आया था। और ओमेगा की अगर यूनिट, ओमेगा एल इसकी यूनिट की जाएगी तो वो यूनिट ओम में ही रहेगा। आप इसको, इसकी यूनिट क्या रहने वाली है? ओम, है ना। क्योंकि काम तो ये कुछ और नहीं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और ओम ही आपको याद रखना, OHM, दैट इज ओम। ठीक है। और क्या खास बातें, कुछ बातें रह गई थी, देखें अभी क्या है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू है, अच्छा, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC हायर इज द, ठीक है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो, क्योंकि एक्सएल जो है दैट इज ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अब आगे देखें एक बात और, डीसी सर्किट पता है कौन सा? सेल वाला। ये तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बीच बीच में डीसी की बात आती रहेगी। डीसी का मतलब सेल लगा दें, अगर हम कॉइल के साथ सेल लगा दें तो क्या होता है जी, आपको अच्छे से मालूम है। एक टाइम के बाद में इसमें ये करंट के वेरिएशन का अपोज करता है। देखो रेजिस्टेंस तो करंट का अपोज करता है, रेजिस्टेंस किसका अपोज करता है? करंट का। ये करंट में चेंज का अपोज करता है। EMI पूरा इसी पर तो बेस्ड है कि भाई करंट में चेंज होने के कारण फ्लक्स में चेंज होता है, तो फ्लक्स में चेंज, तो इस चेंज का अपोज करता है। अब एक बार करंट एस्टेब्लिश हो गई, फिर काय का चेंज? कोई चेंज नहीं है तो कोई अपोज नहीं है, कोई अपोज नहीं है तो, या फिर आप इस, गुड इवनिंग, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है भाई। सेल का EMF क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, वो वेरिएबल नहीं है। जबकि आपका AC, अगर AC होता तो उसका तो मालूम है आपने, यहाँ पर अगर AC लगाया होता ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V, तो ये तो चेंज होता रहता है ऐसे साइनोसोडल। ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसकी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 होगी। इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 होगी। फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो F 0 होगा तो XL 0 होगा। इसलिए हम, जब हमने EMI पढ़ा था वहाँ पर हमने सेल के साथ इसका यूज़ किया था कॉइल का, तो हमने XL की बात नहीं की थी। XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कहाँ पर आया? AC में आया, अब आया, कल आया।
कल आया तो हम आज भी देख रहे हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए बात को। ये पीक करंट है, ये एक्सएल है, जबकि रेजिस्टेंस वाले केस में वी नॉट अपॉन आर होता। समझ रहे हैं बात को, हाँ कि ना? तो एक दो बातें और थी, फिर कैपेसिटेंस पर चलेंगे, वो देख लेते हैं। कल वैसे देख लिया था हमने फेजर डायग्राम, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पर तो करंट को लेंगे, और अभी अभी और वाई एक्सिस पर वोल्टेज को लेंगे। इधर भी ले सकते हैं वोल्टेज। तो आपने क्या देखा, इसमें तो नहीं दिख रहा, मैंने जो लिखा था इसमें करंट जो है वोल्टेज से π/2 पीछे है, इसका मतलब वोल्टेज आगे है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो फिर आप ऐसे दिखाएंगे, एरो ऊपर की तरफ देखो, करंट से 90 डिग्री आगे है, VL लिख देंगे, यानी वोल्टेज अक्रॉस L। और अगर आप चाहें V में I का डिवाइड कर दें तो XL आ जाएगा। देखो जैसे होता था V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कॉइल होगा I इंटू XL। अगर आपको XL चाहिए तो V अपॉन I कर दें। खैर X डायरेक्शन में I रहेगा, और जब सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कॉइल है तो फिर XL ऊपर रहेगा, VL ऊपर रहेगा, करंट से 90 डिग्री या π/2 लीडिंग कंडीशन में। क्या मेरी बातें समझ में आई, हाँ कि ना? बोलो, समझ में आया? माधवी जी, नीलाक्षी, व्यास जी, नीलाक्षी जी लेट हो गए, मैं जल्दी आ गया आज। मैं 5 मिनट पहले आ गया। आज 7:10 का लिंक था, तो मैं तो यहाँ आके 7:09 पे खड़ा, 7:09 पे चालू हो गया था मैं तो। जैसे लिंक चालू हुआ मैं भी चालू हो गया। कोई बात नहीं, चलो मैं रिवीजन ही कराया था। अभी जो काम की बात है ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी, लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। जब हमने इंडक्टेंस रेजिस्टेंस लगाया था सिर्फ, तो हमने कल पढ़ा था, सिर्फ इंडक्टेंस लगाया तो कल पढ़ा था, उसका कुछ पोर्शन बचा हुआ मैंने आज अभी आपको बताया है। अब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, अब सिर्फ कैपेसिटर लगा रहे हैं जी। क्या लगा रहे हैं? ओनली एंड ओनली कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, और यहाँ पर ये हमने सांप बना दिया एक स्नेक स्टाइल में। ये E है, हम तो V यूज करते हैं, सोर्स वोल्टेज लगा दिया V, और उसकी वैल्यू होती है V0 साइन ओमेगा t। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर कभी तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी, कभी ये नेगेटिव होगी, अल्टीमेटली सारा वोल्टेज, क्योंकि इसका वोल्टेज खाने वाला और कोई नहीं है, तो इसका सारा वोल्टेज कौन खाएगा? कैपेसिटर खाएगा। आप जानते हैं कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है? Q इक्वल टू CV होता है। अगर कैपेसिटर पर चार्ज Q होता है, स्मॉल q अगर चार्ज है किसी टाइम पर, तो Q इक्वल टू CV होगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? Q/C होगा। ठीक है, ये वोल्टेज हमको नहीं, वोल्टेज की तो जरूरत नहीं, हमें तो करंट चाहिए भाई साहब। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, और क्या करेंगे? ये कर रखा हमने, चलो dQ/dt। देखो अगर मैं कर दूं d/dt ऑफ Q इक्वल टू CV, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो हो जाएगा dQ/dt। मेरा उद्देश्य क्या है? अभी तक जो चल रहा है उद्देश्य बहुत सिंपल है। हम लगाते हैं मेंस सोर्स, लगाते हैं एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगाते हैं, फिर एक बार हमने रेजिस्टेंस लगाया और उसमें करंट की इक्वेशन मालूम की, दूसरी बार हमने यहाँ पर इंडक्टर कॉइल लगाई थी, फिर हमने करंट की इक्वेशन कैलकुलेट की भाई करंट, फिर इस बार हमने कैपेसिटर लगा दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही चीजें हैं, रेजिस्टेंस, कॉइल एंड कैपेसिटर। इनके बिहेवियर्स, इनके व्यवहार, इनकी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर C कांस्टेंट है, C बाहर आ जाएगा तो अंदर dV/dt हो जाएगा। dQ/dt करंट होता है नहीं होता है C। अब dV/dt, V आपने कितना लगाया? V0 साइन ओमेगा t।
वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो फिर क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलो कॉपी मार देते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ही सिखा रहा हूँ, अदरवाइज सिखाने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि इससे आगे चलते हैं अपन। तो आई जो है, मुझे आई चाहिए। आई कितना होगा, अपना इश्यू सारा वही है। सी वी नॉट को बाहर ले लो जी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा इंटू डी बाई डी टी। चलो एक बार कर ही देता हूँ, ओमेगा टी। तो यहाँ से ओमेगा हो जाएगा, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो आई विल बी सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आई विल बी, अच्छा यहाँ भी एक चक्कर है, इसको है ना साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वोल्टेज जो है वो साइन में है। और एक और बात, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। वी नोट अपॉन 1 ओमेगा सी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। सी वी नोट ओमेगा को वी नोट अपॉन 1 ओमेगा सी, और कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। वोल्टेज जो है कैपेसिटर पर करंट से, करंट पीछे रहेगी, नीचे रहेगी, आगे रहेगी, प्लस पाई बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, क्या ये और ये बराबर है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट ये है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो 90 से ज्यादा है, 0 90, आपका यहाँ पर 180 270 फिर 360। तो जब देखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये बात जा रही है और वहां पर साइन होता है पॉजिटिव, और पाई बाई 2 यानी 90 का और मल्टीपल है 1, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो बन जाएगा, यानी ये चीजें सेम है। आप इसको थोड़ा सा और आसान और ढंग से लिख देते हैं। आई इक्वस टू वी नोट अपॉन, ये 1 ओमेगा सी को एक नया नाम दे रहा हूँ एक्स सी। जैसे कि इंडक्टर के समय मैंने नाम दिया था एक्स एल, तो यहाँ पर नाम दे दिया एक्स सी, और ये हो गया आपका साइन। इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखने में ठीक लगता है। और ये जो वैल्यू है साइन के साथ जो भी होगा, क्योंकि यहाँ आई है तो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट होगी। आई विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। एक बात समझ में आ गई भाई बहुत अच्छे से? क्या समझ में आ गई? वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, करंट का ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो करंट लीड कर रही है वोल्टेज से आगे। ये बात समझ में आएगी अभी। यहाँ पर ये पीक करंट है, मैक्सिमम करंट जब कैपेसिटर आपने यूज किया है, और इसकी वैल्यू वी नॉट अपॉन एक्सी है। यहाँ एक्सी भाई साहब एक नई चीज आ गई है। एक्सएल क्या नाम बताया था मैंने? इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पर इंडक्टिव की जगह कौन है? कैपेसिटर, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। इस एक्सी जो है, एक्सी यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव आगे देख लेते हैं, नीचे स्पेलिंग मिस्टेक आ ही जाती है, कहीं ना कहीं लिख रहा होगा, नहीं तो मैं फिर वापस यहाँ लिख देता हूँ। चलो, एक्स सी इक्वस टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये होता है 1 ओमेगा सी, या फिर 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, इसकी यूनिट भी ओम ही होती है, ओम, क्योंकि एक तरह से रेजिस्टेंस की जगह
खैर, तो ये आप जरा देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको यहाँ ये बताया कि वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, जबकि करंट का फेज करंट ये आई है आपकी, है ना, इसको मैं यहाँ डब्बे में डाल देता हूँ, चलो, करंट ये आई, जबकि आपने वोल्टेज जो यूज किया था वो था V इक्वस टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आप खुद ही देख सकते हो करंट का फेज, करंट लीड कर रहा है पाई बाय 2 से। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्यों पाई बाय 2 जागे? अगर आपने टी इक्वस टू जीरो रखा तो वोल्टेज कितना, जीरो, सोर्स वोल्टेज तो जीरो, करंट जीरो नहीं हो रही है, क्योंकि साइन ओमेगा टी में टी आपने जीरो रखा, तो साइन पाई बाय 2 बच जाता है, साइन पाई बाय 2 हो गया 1। जब वोल्टेज जीरो था तो करंट थी आई नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वो बात यहां से समझ में आती है। यहां पर वोल्टेज या करंट कुछ भी आप ले लें, है ना, ये ई की जगह मैं वी लिख रहा हूं, ये वाला जो ग्राफ है ये ई को रिप्रेजेंट यानी वी के लिए है, और डॉटेड डॉटेड वाला है करंट के लिए। आप खुद देखो, आपके पास जो इक्वेशन थी मैंने जो इधर बताई थी, भाई वी वाली तो सिंपल, ये तो है ही है, जीरो पर जीरो, लेकिन करंट की वैल्यू देख लो, जीरो पर कितनी है, मैक्सिमम है, और वो है आई नॉट, यानी टी इक्वल टू जीरो पर आपके पास करंट ये है, करंट का ये रिलेशन है। बात समझ में आ गई, हाँ कि ना, या बना के दिखाऊं ढंग से? क्या ये तो पूछ सकता है ना, इसे देख के बताओ कि इस ग्राफ को देख करके बताओ कि सर्किट में कौन कौन है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा करंट जब वोल्टेज जब जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, तो फिर कौन हो सकता है? तो कैपेसिटर हो सकता है, इसे देख के ये पूछ सकता है। आई बात समझ में? ये तो पता है, वो तो याद है, फेजर और वेव डायग्राम। हाँ हाँ हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपको वोल्टेज तो मालूम ही है, आप ये करंट ऐसे याद रखना भी चाहिए, ठीक है, और लेकिन उसके अंदर की बातें भी याद रखनी है। भाई आई नॉट क्या है, यहाँ पर आई नॉट क्या होगा, मैक्सिमम करंट, हाँ, और रेजिस्टेंस वाले में वी नॉट अपॉन आर। बहुत बढ़िया, यही तो सिखाना चाहता था मैं। चलिए, और क्या कहता है ये, क्या कहना चाहता है, टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकम ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज and the magnitude of charge on the plates on the capacitor varies sinusoidally with time. Also the electric field between the plates of capacitor varies sinusoidally with time. पढ़ लेना एक बार। ऐसा क्यों कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा है, जब इसका मतलब क्या है, एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका तो मतलब ये प्लेट पॉजिटिव हुई फिर ये नेगेटिव हुई, लेकिन आपका वोल्टेज जब पॉजिटिव, फिर आपका वोल्टेज नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऐसे ही बदलता रहेगा चार्ज, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और आप जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो वो कह रहा है, तो चार्ज भी कैसे चेंज होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब वोल्टेज, जब वोल्ट बी के हिसाब से चेंज होगा, जब वोल्टेज साइनोसोडली चेंज हो रहा है तो चार्ज भी कैसे चेंज होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात बन जाती है, इसलिए मैं इस पर आपको जोर दिया। और क्या कहता है, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, आप जानते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था भैया, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद आया क्या कैपेसिटर? मुझे भी 1-2 सेकंड लग गए रिकॉल करने में कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इतना होता है। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज क्या होता है, CV। तो वोल्टेज आपका साइनोसोडली चेंज हो रहा है, तो चार्ज भी साइनोसोडली चेंज हो रहा है, तो सिग्मा भी साइनोसोडली, सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया, साइनोसोडली चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइनोसोडली चेंज हो रहा है। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर जो इसने कहा है मैंने आपको पूरा बता दिया। बताइए, समझ में आ गया सभी को?